काम अभी से करने हैं। पहला, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखिए। थोड़ा स्माइल करने से दिमाग थोड़ा सा फोकस्ड होगा तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीख पाएंगे। सेकंड, एक एफरेश जरूर लेके बैठिए। वो आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखेगा, चीज़ों को डाइजेस्ट करना आसान होगा। तीसरा, अगर आप मेरे साथ वीडियो ऑन करके आएंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कुछ भी समझ आएगा। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आज दिमाग दो जगह रहा तो मुझे नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा बड़ा सीख पाएंगे। तो मुझे फिर ऐसे लगेगा कि आपने एक घंटा अपना खराब किया। तो मतलब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने चीज़ों को देखा जाना तो मुझे भी बहुत फोकस करना पड़ा, इसलिए आपको भी बहुत चीज़ों को के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड एक ऐसी समस्या है जो आपको भी नहीं पता होगी आपके घर में है, जिस पर आज हम बात करेंगे। आपको भी नहीं पता होगा आपके शरीर में होगी, और आपको भी नहीं पता आपके घर में भी होगी। और जिन इंफॉर्मेशन पे मैं आज बात करूंगा तो मैं इतना श्योर हूं कि जहां भी आप बैठे हैं उसके 20 किलोमीटर के अंदर शायद 2-4% लोग होंगे जो इतना कुछ जानते होंगे, अदरवाइज नहीं जानते होंगे। जिन चीज़ों के अंदर मैं डीपली उस पर बात करूंगा, तो फोकस रह के चीज़ों को प्रॉपर सुनिएगा, मेरे साथ इंटरेक्ट करिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा। क्योंकि बच्चे आई थिंक फीमेल्स के साथ जा चुके होंगे, झाड़ू पोछा बर्तन 1 घंटा बाद भी हो सकता है। एक सब्जी कम बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शायद लाइव बन जाएगी, कुछ चीज़ें हम ऐसी सीख पाएंगे। तो इस चीज़ पर आपने फोकस रखना है। कुछ मैं सवाल करूंगा, उनके आप मुझे जवाब भी देंगे, तब हम इसके ऊपर प्रॉपरली ढंग से बात कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों से ही, कुछ सवालों से ही। अभी सबने बड़ा बढ़िया एक सवाल किया था और कुछ लोगों ने हैंड भी रेज किया था, आप फिर से हैंड रेज कर पाएंगे। मैं ऑटो इम्यून पे नहीं जाऊंगा, डिसऑर्डर पे अभी बात नहीं करूंगा। मैं पहले बात करूंगा इम्यूनिटी को कितने लोग जानते हैं। इम्यूनिटी बोलते किसको हैं, तो जो भी हैं आप हैंड रेज, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे 30-35 लोग ही हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हैंड रेज करके फ्रंट स्क्रीन पे आ सकते सर हैं, थोड़ा और आप वॉइस वीडियो। से अगर आपका बढ़ सकता है क्या, देखना उधर से। मेरी सर, वॉइस। एक सेकेंड, लेट मी चेक सर। अभी देखिएगा सर। अभी ठीक। अभी ठीक है ना? हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। सो मैं पहले जानना चाहूंगा आप लोगों से कि इम्यून सिस्टम के बारे में कितने लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी बेसिकली है क्या। आप कुछ भी उसके बारे में जानते हैं तो पहले आप, क्योंकि जब तक हमें इम्यूनिटी का नहीं पता होगा तो ऑटो इम्यून का तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले मैं इम्यूनिटी के बारे में ही थोड़ी सी बात करूंगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, एक दो लोगों से मैं जानूंगा भी। सपना मैम, क्या जानते हैं आप इम्यूनिटी के बारे में? इम्यूनिटी एक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। जितना इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी उतनी आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बिल्कुल सही जवाब। आई थिंक एग्री कर रहे होंगे आप सब लोग, हैंड हिला के सपोर्ट कर सकते हैं आप मुझे कि हाँ, जो मैम ने बोला बिल्कुल सही बोला, ये ही इम्यूनिटी है, हमने यही जाना है, बिल्कुल सही जाना है। इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारा एक प्रोटेक्शन सिस्टम है बॉडी का, जिसके अंदर WBC आते हैं। जब हम रिपोर्ट कराते हैं तो वहाँ पे एक WBC लिखा हुआ आता है, वाइट ब्लड सेल्स। ये काम क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? वायरस से, किसी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से बचाने में हमें सपोर्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यून, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट। ऑटो इम्यून सिस्टम में भी कितने लोग जानते हैं ऑटो इम्यून के बारे में? आप लोग जो अगर इम्यून के बारे में जानते हैं तो ऑटो इम्यून भी जानते होंगे। ठीक है। सो ऑटो इम्यून में क्या हो रहा है अब आपका, आपका जो रक्षा प्रणाली थी जिसको हम इम्यून सिस्टम कह रहे हैं, जो लड़ने का काम कर रही थी, और उसने आपके अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर दिया। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं पर देखा होगा लड़ाई में ना, लड़ाई होती है ना, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं और कोई किसी को मार रहा है, उन्हें यही नहीं पता किसको मार रहा है, ये मेरी तरफ है सामने वाले की तरफ है। तो दो चार किसी के लग भी जाते हैं गलती से। फिर बाद में पता लगता है यार तूने मुझे ही मारा, बोला यार मुझे थोड़ा ना पता था कि तू मेरी तरफ ही है। तो ऐसा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि हम अपनों को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसका भी कुछ कारण होते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार लड़ाई में देखा है कि ये पता लगा कि लड़ाई हो रही है, अब मारना किसको था मुझे भी नहीं पता, मैंने जाके पीटना शुरू किया। ये सबके साथ होता है, जब भीड़ में आप जाओगे तो यही नहीं पता कि फेवर में था या अगेंस्ट में था। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो हमें तो दो चार टेक के आने थे, किसी के लग गए ठीक है, जिसके भी लग गए कोई दिक्कत नहीं, बाद में पता लगता है। या ऐसा कई बार घर में भी होता है, आपको नहीं पता पीछे से कौन आया और आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया।
बिना आइडेंटिफाई किए। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जब हमारा इम्यून सिस्टम चीजों को प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि कौन सी चीज है मेरे फेवर की है, मेरा फ्रेंड है, मेरा एनिमी है, और उसने रिएक्ट करना तुरंत स्टार्ट दे दिया। छोटा सा एग्जांपल, दवाई रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। रिएक्शंस क्या होते हैं? दवाई खाते हैं, रिएक्शन हो गया सर, बॉडी पे रेसिस रेसिस आ गए सारी पे ना। वहां पे क्या कर रहा है कि वो दवाई को हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, उसको समझ ही नहीं पाया कि यार ये सही के करने के लिए आया है कि गलत करने के लिए आया है, और उसने तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा होता क्यों है, हम उस पर बात करेंगे कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है। तो ये सारा सिस्टम होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि जो चीजें हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनी थी, अब वो हमारे साथ ही, कहते हैं ना, परिवार का कोई आदमी बंदूक लेकर खड़ा हो जाए, तो था तो हमारे फेवर का, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट ही जब खड़ा होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, WBC आती हैं, T सेल्स आते हैं, B सेल्स आते हैं, उसमें खाली नाम याद रख लेना आप, ये सेल्स होते हैं। एंड बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और उसके अलावा 13 टाइप के सेल होते हैं, इनकी संख्या है 16 ट्रिलियंस, और 13 टाइप हैं इनके जो मेन हैं, बाकी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, उन पे भी हम आज बात करेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली है क्या, और क्या हमारे साथ ये काम कर रहा है। सो पहले मैं जान लेते हैं कि थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में, फिर ऐसी दिक्कतें क्यों आती है मैं उस पर चलूंगा आपको लेके। एक PPT में आपके साथ शेयर कर देता हूँ पहले। यस, थोड़ा सा इसको हम समझ सकते हैं बहुत जल्दी, बहुत एग्जाम्पल जनरली हम यही देते हैं, जब रक्षक बन जाते हैं भक्षक। आया ना, देखा है ना, बहुत बार सुना है, रक्षक ही भक्षक बन गए। जनरली किसके लिए बोला जाता है? पुलिस के लिए बहुत बार यूज होता है वर्ड। कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो वहां पे एकदम न्यूज में ही आता है, रक्षक ही भक्षक बन गए। तो सामान्य स्थिति, जब हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से काम करता है, वो प्रोटेक्ट करता है हर एक चीज से, जितने भी सेल्स हैं उस पर अटैक होने से बचाता है, बैक्टीरिया का, वायरस का। लेकिन यही सिनेरियो एकदम उल्टा हो जाता है ऑटो इम्यून में, अब वही गड़बड़ी हो जाती है इस पूरे सिस्टम में, और इसी को अब वो मारना स्टार्ट कर देता है। वो जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, जितने, उन सब पे ऑटोमेटिक वो खुद ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बचाने के बजाय उल्टा उनको मारना स्टार्ट कर देता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, चिट्टी द रोबोट। आई थिंक सबने देखी होगी, रोबोट मूवी, बड़ी अच्छी सी मूवी आई थी। तो उसकी एक चिप बदल देता है वो लास्ट में, जो काम सही के लिए करता है वो उल्टे करने लगता है, वो लोगों को ही मारने लगता है। तो दैट इज एक वायरस टाइप ही समझ लो कि हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम अब हमारे अगेंस्ट हो चुका है, और वो हमारे ऑर्गन को डैमेज करने लगा है। तीन बड़े कारण हैं, इन तीनों पे हम काम करेंगे। पहला है बीमारी के तीन जो ट्रिगर करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। पहला है आपका जेनेटिक। इट में भी जेनेटिक है, परिवार में पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये भी चेंज किया जा सकता है, बड़ा एक मैथोलॉजी है। सब नहीं कर पाते, लेकिन कुछ हद तक लोगों ने अपने इसको भी, जो जीन्स हैं उनको भी चेंज किया है, उसका भी एक प्रोसेस है। तो ये हो सकता है कि आपका परिवार में पहले से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चलता आ रहा हो और वो आपको ट्रांसमिट हुआ हो। बहुत कम चांस होते हैं ऐसे कि, कुछ ही लोग ऐसे, कुछ परसेंट लोग ही ऐसे होंगे जिनके साथ ये दिक्कत होगी। तो आपको बीमारी होगी, लेकिन जोखिम आपका बढ़ सकता है। सेकंड काम करता है हमारा EBV वायरस। EBV वायरस होता है आपका एपिस्टीन बाय वायरस, बार वायरस। ये करता है काम, आपकी जो प्रणाली है, इम्यून सिस्टम का जो प्रोसेस है, उसको भ्रमित कर देता है। भ्रमित में उसके अंदर क्लियरिटी नहीं रहती, उसको ये नहीं पता लगता क्या करूं मैं, किसको मारूं और किसको छोड़ूं। तो ये बिल्कुल कैसा हो गया, जैसे नशे में आदमी घूमता है। नशे में आदमी घूमता है या ड्रिंक करके घूम रहा है, उसे यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, उसे होश ही नहीं रहता। जब बाद में होश आता है, फिर अगले दिन बताते हैं उसे, रात तूने ऐसा ऐसा तांडव किया है, ये तूने रात ऐसा ऐसा बोला है, किसी को कुछ भी कहा, गाली दी। तो ये है कि कुछ देर के लिए उसने भ्रमित कर दिया, उसे यही नहीं पता लग रहा है कि ये वायरस यही काम करता है, और ये है सबके अंदर। और हर आदमी के अंदर, पॉपुलेशन का 90 to 95% ये सबके अंदर आता है और चला जाता है। ठीक है, ये आता भी है और चला जाता है, परमानेंट नहीं रहता। तीसरा जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज हो चुकी है, वो हो चुका है हमारा क्रोनिक स्ट्रेस। इसने हमें इम्यून डिसऑर्डर दिया हुआ है हर किसी के अंदर।
लंबे समय तक जब आपका एक तनाव में रहते हैं, देन आपका एचपीए एक्सिस बिगड़ता है। अब एचपीए एक्सिस ही सारा की जड़ है, ये पूरा खेल इस एचपीए एक्सिस पे ही डिपेंड करता है, जो हमारी पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को, जो उसकी प्रणाली है, उसको बिगाड़ देगा, असंतुलित कर देगा, और फिर बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आएंगे। तो ये बड़े कारण है। अच्छा, कितने लोग जानते हैं, हम कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है अपना? कोविड का नहीं, बचपन से ही होता है हमारा वैक्सीनेशन। सभी ने वैक्सीनेशन कराया होगा। क्यों कराते हैं वैक्सीनेशन? क्यों कराते हैं? आपके बच्चे भी होंगे, उनके भी कार्ड बना होगा एक। उस कार्ड में कम से 14-15 इंजेक्शन लगते हैं, रोटा वायरस के लगते हैं, हेपेटाइटिस के लगते हैं, 3 महीने पे, 6 महीने पे। हर एक किसी को लगवाए होंगे आप लोगों ने। ऐसा एक भी नहीं आदमी नहीं बचेगा जिसने लगवाया नहीं होगा। केसर सर, क्यों लगवाते हैं? नमस्कार एवरीवन। नमस्कार सर। सर, ये जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं इसको टीकाकरण भी बोला जाता है। और ये अलग अलग बीमारी के, जैसे चेचक का अलग हो गया, या फिर अलग अलग बीमारी के तरह टाइप से लगाए जाते हैं, ताकि आगे चल के कोई वो समस्या हमारी बॉडी में ना बने या बच्चों की बॉडी में ना बने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, शानदार। सो अब इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं, क्या होता है ये इंजेक्शन के अंदर, क्या लगता है? मेडिसिन होती हैं। कितने लोग मानते हैं मेडिसिन होती है? मेडिसिन होती है मैम? सर सर पहले तो बिफोर कम्युनिटी यही समझते थे कि ये वैक्सीनेशन। सॉरी सर, आवाज। जी। मेरी वॉइस आ रही है सर? आ रही है मैम। वॉइस आ रही है सर मेरी? आ रही है मैम। सर बिफोर कम्युनिटी तो वैक्सीनेशन का मतलब हम समझते थे कि जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है। बट इसमें ये भी होता है कि सर कई बार वैक्सीन जब दी जाती है तो उसमें जो उसका वर्जन होता है, जैसे डेथ वर्जन, जैसे वायरस होते हैं, तो उसी तरीके के बॉडी में छोड़े जाते हैं कि उसे जो इम्यून सिस्टम होता है ना, तो वो सेल अपनी मेमोरी को बढ़ा देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी वायरस अटैक करेगा तो उसको इसी तरीके से ट्रिगर करना है। एग्जैक्टली, मैम के लिए शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो कोई मेडिसिन नहीं होती है जो हम लोगों को दी जाती है, वो केवल एक वायरस दिया जाता है, डेड वायरस। और वो वायरस इसलिए दिया जाता है कि इन फ्यूचर जैसे ही कोई ऐसा वायरस उसके अंदर घुसेगा, वो सबसे पहले उसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, उससे मिलने की कोशिश करेगा। जब हम किसी शहर में जाते हैं तो वहां सबसे पहले किसको ढूंढते हैं कि हमारा रिश्तेदार कौन है, जान पहचान वाला कौन है, जिसके यहाँ जाके हम टिक जाएं। तो जैसे ही वो एक्सटर्नल वायरस आएगा, वो सबसे पहले उसी को ढूंढेगा, और बॉडी इम्यून सिस्टम एकदम अलर्ट में आ जाती है, हो ये एंटर कर गया है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि शेर का शिकार करने के लिए बकरी को पिंजरे में बांधते हैं, तो वो ऐसा ही बिल्ली बकरी बांध रखी है हमारे शरीर में, बहुत सारे वायरस, डेड वायरस डाल के, ताकि बाहर से कोई भी आएगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करेगा और तुरंत उसको मार देगा। हमारी मेमोरी में वो सारी चीजें स्टोर हैं। तो यहाँ से खेल शुरू होता है हमारा एंटीबॉडीज का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो सबसे बड़ा काम करता है, वो करता है हमारा क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस में क्या क्या चीजें आती है? क्रोनिक स्ट्रेस, हार्वर्ड की एक रिसर्च भी हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसकी एक बहुत बड़ी रिसर्च है, और उसमें सबसे बड़ा जो काम दिया गया है, क्रोनिक स्ट्रेस को ऑटो इम्यून का सबसे बड़ा रीजन दिया गया है। आप लोग अपने आप से कनेक्ट भी कर पाएंगे। पीटीडीएस बोलते हैं उसको हम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और या सीवियर एंजाइटी में, जब आप बहुत लंबे टाइम तक आप किसी स्ट्रेस में पड़े हुए हैं और उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब क्या होता है आपके साथ? 50 से 80% लोग जो इम्यून डिसऑर्डर में हैं, उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा कारण है कि क्रोनिक स्ट्रेस में पता नहीं कब से पड़े हुए हैं वो लोग। और जब स्ट्रेस में हैं तो ये तो किसी इमोशनल ट्रॉमा में है, या किसी सप्रेस इमोशंस में है, कुछ ऐसी घटना उनके साथ घटी जिनसे वो बाहर आ ही नहीं पाए हैं, या फिर आप बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में हैं। मेंटल, आप पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, या आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर कैरी कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं जिसको हम बोलते हैं एचपी एक्सिस, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। आपने उसको खराब कर लिया। ये हमारा लगातार तनाव काम क्या कर रहा है? एचपी एक्सिस को तोड़ने का काम करता है। इसको मैं आप एक्सप्लेन करूंगा आपको। जब आप लगातार मस्तिष्क के अंदर खतरे का निरंतर सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल कैसे भेज रहे हैं हम? डर रहे हैं हम, डर के सिग्नल होते हैं हमारे अंदर। 56 पूरा दिन डर कैसे लगता है हमें? छोटी छोटी चीजों से। डर कहाँ से आता है? आपके थॉट प्रोसेस से।
आपके साथ बहुत सारे लोग देखे हैं डिप्रेशन के, मोलेस्टेशन हुआ है चाइल्डहुड में, बचपन में किसी तरह का मोलेस्टेशन हुआ और वो उस मोलेस्टेशन से बाहर ही नहीं आ पाए और डिप्रेशन में चले गए आपके। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एचपी एक्सिस होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों ऊपर ही हैं। एड्रेनल ग्लैंड है आपकी तीसरी, जो पेट के अंदर है। इसको बोलते हैं एचपी एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड। तीनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। दोनों क्या करते हैं, सिग्नल भेजने का काम करते हैं और पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अब हुआ क्या है, जब आपने स्ट्रेस लेना लगातार स्टार्ट किया, फियर जो चीजें होती हैं जिससे डर लगता है, डर किससे लगता है, दरवाजे की आहट से भी डर लगता है। कोई थॉट ऐसा है जो आपका पुराना ही, किसी ने इमोशनली टॉर्चर किया आपको, किसी की कही हुई बहुत बात जो आपको आज निकल ही नहीं पा रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, उसने तो मेरा अंदर तक चोट पहुंचा रखी है, अब तो मैं उससे बाहर आऊंगा ही नहीं। वो अंदर की चोट उसका कुछ नहीं कर रही, आपको तबाह कर दिया है उसने। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रहता है, ओवर एक्टिव करता है, ओवर रिएक्ट करता रहता है। वो ऐसे कंडीशन में थोड़े दिन में फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो गया, अब उसे नहीं पता क्या चल रहा है, ये आदमी सांस ले ही नहीं रहा है, शांति से बैठ ही नहीं रहा है। और थोड़े दिन के बाद फिर वो आपको टिश्यूज को डैमेज करना स्टार्ट करता है, उनको दुश्मन समझ के कि यार ये टिश्यूज हैं, ये दुश्मन है, इनको मारना स्टार्ट करो। और हमारे अंदर से ही हमारे टिश्यूज को खराब करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो पहला हमारी जो एचपी एक्सिस है वो खराब होना स्टार्ट करती है, जिसके अंदर आपका लगातार खतरे के आप सिग्नल भेज रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, ऐसी चीजों को आप याद कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड जो तीनों है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, एक संतुलन है, कम्युनिकेशन करती हैं, वो आदान प्रदान करती है, वो आपने तोड़ दिया, खराब कर दिया। अब तीसरा जो पहलू आता है कार्टिसोल हार्मोन पे, मैंने बहुत बार बात की है, ये सबसे बड़ा कारण बनता है। अब कार्टिसोल हार्मोन जरूरी है शरीर के लिए, मैंने बहुत बार बताया, ये आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, आप सुबह उठे हो एनर्जी के साथ उठते हैं तो कार्टिसोल सही काम कर रहा है। आप टाइम से सो जा रहे हैं, कार्टिसोल सही काम कर रहा है। कार्टिसोल का है सुबह में हाई रहेगा, क्योंकि आपने सुबह एनर्जी चाहिए अपने सारे काम करने के लिए, पूरा दिन एक्टिव रहना है, कार्टिसोल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रात के टाइम पे कार्टिसोल नीचे चला जाना चाहिए ताकि आप शांति से सो पाएं। और ये एचपीएक्स जब डिस्टर्ब होते हैं, पूरा कार्टिसोल का खेल ही आपने बदल दिया है। खेल क्या बदल दिया अब उसमें, अब आप सुबह उठ रहे हैं, एनर्जी है ही नहीं, लो एनर्जी, भी उठने का मन नहीं कर रहा है बिस्तर से, बदन टूटा पड़ा है। कहते हैं ना सुबह, सर मेरा सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, ऑटो इम्यून में है आप। वहम निकाल दीजिए, ऑटो इम्यून में आप आ चुके हैं। अगर सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, आप ऑटो इम्यून में हैं। अब मॉर्निंग आपकी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, कोई एनर्जी लेवल आपके अंदर नहीं बचेगा। नाइट में आप प्रॉपर सो ही नहीं पाएंगे, जो रेस्ट करने के लिए थी, अब पूरी रात आप जगे हैं, क्योंकि कार्टिसोल हाई कर रखा है आपने रात में। वो मेलाटोनिन हार्मोन को, सिक्रेशन को होने ही नहीं देगा। इसके अलावा स्ट्रेस डिसऑर्डर आएगा आपको पूरी तरह से, और ब्रेन फॉग आपका इंक्रीज हो जाएगा। आप पूरी तरह से एक उलझे हुए व्यक्ति हो जाएंगे, क्लियरिटी आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। कार्टिसोल का ये सारा जो काम था, जो करने के काम थे, वो कर नहीं रहा, उसके अपोजिट काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। ऐसे लोग नींद नहीं आएंगी, इंसोम्निया में चले जाएंगे, सुबह उठेंगे नहीं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये कुछ नहीं है, ये खाली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आप आ चुके हैं। इसके बाद आप बैंड बजा देते हैं रिसेप्टर्स की। अब रिसेप्टर्स क्या हैं, रिसेप्टर्स होते हैं इन्फ्लामेशन। अब जब कार्टिसोल आपका बढ़ता है तो इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर आना स्टार्ट होता है। इन्फ्लामेशन रोकने की जो क्षमता है वो खो देता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बताऊंगा क्या होते हैं। अब बॉडी स्वेलिंग स्वेलिंग कर रही है, पूरी बॉडी सूजी पड़ी है, हर जगह स्वेलिंग, हाथ पैर स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, आंखों पे स्वेलिंग, चेहरे पे स्वेलिंग, हर जगह बॉडी का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये आप देख लेंगे उसमें। इसके अलावा जो आपको दिक्कत आएगी इससे बड़ी, वो है फिर आपका ऑटो इम्यून अटैक। प्रो इन्फ्लामेटरी स्थिति में इम्यून सिस्टम बागी हो गया, अब पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। बाहर से दिख रहा है कंट्रोल में है, अंदर सारी चीजों पर अटैक हो रहा है अब आपकी ना। अटैक होने के बाद मैं बताऊंगा कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। नींद की बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आती है। ज्वाइंट खराब हो रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। थायराइड हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पीसीओडी पीसीओएस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एवरीथिंग जहाँ भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा का सारा ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में हमारा आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। अब ये इन्फ्लामेटरी जो होता है, क्यों होता है, ये IL-6 सेल होते हैं, 10 अल्फा होते हैं, या फिर आपने एक टेस्ट कराते हैं CRP।
बहुत सारे लोग कराते होंगे सीआरपी टेस्ट। जब सीआरपी बॉडी में बढ़ता है तो वो कहता है कि आपकी बॉडी में कुछ न कुछ चल रहा है। सीआरपी का मतलब होता है जब कुछ चीज़ आइडेंटिफाई नहीं होती, डॉक्टर सबसे पहले सीआरपी टेस्ट करता है आपका, और सीआरपी का जितना लेवल हाई होगा इसका मतलब बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपकी इम्यूनिटी किसी चीज़ से लड़ रही है। सीआरपी तभी बढ़ता है जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। आप कह रहे हैं सर वैसे तो ठीक हूँ पर कुछ हो तो रहा नहीं, शरीर गिरा गिरा सा रहता है, क्योंकि आप ऑटो इम्यून में आ चुके हैं और आपका सीआरपी लेवल अब हमेशा बढ़ा रहेगा। ऐसी कंडीशन में आप लगातार इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर होगा, और जब इन्फ्लामेशन बढ़ता है तब ये सारी बीमारियां आती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, गट हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी, माइग्रेन होगा, क्रोनिक पेन होगा, किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होगा, या फिर आपको स्किन के बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ये सारा इन्फ्लामेंट्री की वजह से होता है, और ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ही पार्ट है। थर्ड, आपकी गट हेल्थ बेकार हो जाएगी। ऐसे आदमी देख लेना जिसको ऑटो इम्यून है, उसकी गट हेल्थ का बैंड बजा मिलेगा, क्योंकि एचपी एक्सिस जब काम नहीं करती तो गट हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी। गट बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ आपकी वहाँ पे बढ़ जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये सारा खेल अब हो क्या रहा है जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। मैं थोड़ा सा आपको सेल के बारे में समझाऊंगा, अगर आप उसको प्रॉपर देख पाएंगे और समझ पाएंगे तो। नाम सुना है ना हम लोगों ने सेल का? कितने लोग जानते हैं सेल? इस पे बात करेंगे। सेल सबसे छोटा पार्ट है बॉडी का, जो बहुत सारे इकट्ठे हुए तब जाके ऑर्गन बने हैं हमारे। तो जो हम बात करते हैं कि हम न्यूट्रिशन क्यों खा रहे हैं, क्योंकि सेल्यूलर न्यूट्रिशन है। सेल्यूलर क्यों बोलते हैं? कि डायरेक्ट जाके सेल पे काम करता है। अगर केमिस्ट्री में जाएं तो एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज सेल बनाते हैं, और सेल फिर बना देता है ऑर्गन। हर एक चीज को अलग अलग बनाया, इसलिए 60 ट्रिलियन सेल उसके अंदर लगते हैं। तो मैं आपको एक सेल का छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा इस चीज को क्लियर करने के लिए कि कैसे हमारा ऑटोइम्यून खराब हो रहा है। सारी चीजें नहीं बताऊंगा, दो तीन चीजें काम की बताऊंगा। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो नीला नीला सा सारा बाहर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या काम करता है आपके अंदर? ये मेम्ब्रेन ये डिसाइड करता है कि आपकी सेल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी या कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, ये यही डिसाइड करता है। मैं बहुत बार आपको बोलता हूं ना कि सुना भी होगा, पैनक्रियाज मेम्ब्रेन को ओपन कराने का काम करती है ताकि ग्लूकोज अंदर जाके एनर्जी बना दे। टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है? इंसुलिन भी है, शुगर भी है ब्लड में, मेम्ब्रेन मुंह नहीं खोल रही। मेम्ब्रेन मुंह नहीं खोल रही है, वो ग्लूकोज को अंदर नहीं ले रही है, इसलिए एनर्जी नहीं ले रही, ब्लड शुगर आपकी बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो ये वो मेम्ब्रेन है जो ये डिसाइड करती है कौन सी इंफॉर्मेशन को अंदर जाना चाहिए, कौन सी चीज अंदर जानी चाहिए, कौन सी अंदर नहीं जानी चाहिए। ये सबसे पहला काम होता है हमारी सेल की मेम्ब्रेन का। दूसरा काम होता है जो देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे से बाहर तंतु से लटके हुए हैं, ये होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। ये होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। इनका जो काम होता है वो होता है सिग्नल। आपकी बॉडी ने कुछ सिग्नल दिया, उस सिग्नल पे एक काम करता है, और ये आइडेंटिफाई करता है कि इसको रिसीव करूं या ना करूं। ठीक है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है, जब कहीं लड़ाई हो रही हो तो हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं बड़ी तेज आवाज दे के ना। अब सामने वाले पे डिपेंड करता है वो आपकी आवाज को पहचानता है कि नहीं पहचानता है। देखा है ना मूवी में कई बार आवाज निकालते हैं, रहीम गोली मार दी, क्यों? रहीम आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो कौन था, किसकी आवाज आई थी, या कुछ और नाम से बुलाता है तो उसको तुरंत गोली मारते हैं। सेम वैसे ही है, ये रिसेप्टर डिसाइड करता है कि कौन इंफॉर्मेशन आई है, अटैक की है या प्रोटेक्ट की है। तो दूसरा काम करते हैं साथ रिसेप्टर सेल में। और तीसरा एक जो चीज होता है वो होता है हमारा लास्ट में माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो लास्ट ऐसा दिख रहा होगा, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए रहता है आपका, जो डीएनए बोलते हैं कि जेनेटिक है, वो डीएनए यहीं पे रहता है। इसके बीच में जो नीला नीला दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे होंगे सब्जी जैसे कलर के, ये होता है हमारा जेल। जेल फंक्शन होता है, जो एनर्जी बनती है वो सारा कुछ यही सारी चीजें आके बनाती हैं। तो हम तीन पे मेम्ब्रेन, रिसेप्टर, सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में खराब होते हैं, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ हो क्या रहा है आपका, जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है तो फियर मोड में चला जाता है। स्ट्रेस का मतलब है फियर, फियर मतलब डर। अब आप डर रहे हैं, किसी न किसी चीज से डर ही डर रहे हैं। 50 तरह की चीजों से हम डरते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम डरते हैं। डरने में छोटी छोटी आहट पर डर जाएंगे, किसी पुराने विचार से डर जाएंगे, किसी इंसान की कही हुई बात से डर जाएंगे, जिसके कारण जो रिसेप्टर हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
उन्हें ये समझ नहीं आता यार किससे डरूं किससे ना डरूं, क्योंकि आदमी 24 घंटे डर ही रहा है। वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये सही में डर है या नहीं है। तो किसको कंफ्यूज कर रहे हैं हम? रिसेप्टर को। वो आइडेंटिफाई अब नहीं कर पाता है। इससे क्या हो रहा है, आपका एचपी एक्सिस सारी बिगड़ गई है, और जब बॉडी बिगड़ती है तो वो गलत सिग्नल भेजती है, वो सिग्नल ही गलत भेजने लगी है। जहां उसे कहना था कि प्रोटेक्ट करो, कह रही मार। जहां कह रही मारना है, बोला प्रोटेक्ट कर ले, जरूरत पड़ेगी। तो एचपी एक्सिस क्या कर रही है, रिसेप्टर के साथ कम्युनिकेट करना था, और उनका दोनों का क्या होगा, कम्युनिकेशन खराब हो गया है। इसलिए बोलते हैं कि एचपी एक्सिस जब खराब होती है तो हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में चले जाएंगे। यहाँ पे फिर मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, मेम्ब्रेन बेचारी उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं मेम्ब्रेन के पास। जहां उसे मुंह खोलना था वहां वो बंद कर ले रही है, जहां बंद करना था वहां उसने मुंह खोल दिया। यानी कि गलत इंफॉर्मेशन को अब वो अंदर लेने लगी है। तो यहाँ पे दिक्कत आती है, इम्यूनिटी में अब क्लियरिटी नहीं रहती है आपकी। इम्यूनिटी में क्लियरिटी क्यों नहीं है? कि अब इम्यून सिस्टम को ही नहीं पता मुझे करना क्या है, मारूं या छोड़ूं, कौन सा वायरस है, कौन सा, किस चीज को प्रोटेक्ट करना है। तो वो क्या करता है फिर, एक तरफा स्टार्ट कर देता है, वो जो आया उसी को मार दो। इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होके जो मिला उसी को मार दिया। अब हमारे जो हेल्दी सेल थे उनके ऊपर भी अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता क्यों है? आप जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में जब भी आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे, डॉक्टर, ये लाइलाज बीमारी है वैसे ना, लाइलाज बीमारी के नाम से जानी जाती है। कुछ हद तक ठीक हो जाती हैं, कुछ इतनी एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं कि वहां से उसको क्योर करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए डॉक्टर इसको लाइलाज बोलते हैं। लेकिन ये क्योर की जा सकती है। ये दम केवल उसी इंसान में है जिसके अंदर है, बाकी दूसरा इसमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें हो क्या रहा है आपका, आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड हुआ हम लोगों को, कोविड में भी हमें वैक्सीनेशन कराया गया था। अब उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। तो होता क्या है आपका, जब भी बॉडी में कोई वायरस आता है, हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को मार तो देता है, मारने के बाद उसकी मेमोरी को स्टोर कर लेता है। ये इम्यून सिस्टम का काम है। उसे ये पता है कि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी अंदर घुसा तो उसको तुरंत मारना है। ठीक है। तो इट मीन्स हमारे जो सेल्स हैं उसको, उनकी कुछ मेमोरी है, जिसको बी सेल या टी सेल बोलते हैं। उनकी अपनी 13 टाइप के सेल बताए थे मैंने, तो उसमें से टी और बी, दो सेल का काम केवल मेमोरी को मेंटेन रखना है। कुछ भी वायरस गया, मारा, उसकी मेमोरी को स्टोर कर लिया, ऐसा कोई भी दिखेगा तुरंत मारा जाएगा। अंदर घुसा नहीं और वो मारा जाएगा। अब जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आप आए, तो मेमोरी ने क्या काम किया, आपकी इम्यूनिटी ने खुद के सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, हेल्दी सेल को मारना स्टार्ट कर दिया, और मार मार के मेमोरी को स्टोर कर लिया। समझ रहे हैं ना? हेल्दी चीजों को भी मार रहा है और उसकी मेमोरी को भी स्टोर कर ले रहा है। इसलिए ये रिवर्सिबल है, क्योंकि उस मेमोरीज को सेल की इरेज नहीं किया जा सकता। इसको इसलिए बोलते हैं लाइलाज बीमारी है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में ऑटो मोड में आ चुकी है। अब उसे अब कोई फर्क नहीं दिख रहा हेल्दी है या अनहेल्दी है, वायरस है या किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसलिए उसको लोग, डॉक्टरों ने हमेशा बोल दिया ये लाइलाज बीमारी है, क्योंकि आप सेल की मेमोरी को चेंज नहीं कर पा रहे, अपने इम्यून सिस्टम की मेमोरी को इरेज करके रीसेट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि दोनों मेमोरी आ गई है उसमें, हेल्दी को मारने की आ गई है, वायरस को मारने की भी आ रही है। अब सब कुछ क्या हो रहा है, डैमेज किया जा रहा है, और ऐसी कंडीशन में आप परमानेंट डैमेज में चले जाते हैं। कैसे? ज्वाइंट खराब हो गए, ज्वाइंट खराब हो गए, परमानेंट ही हो गए, बहुत सारे के तो डैमेज ही हो जाते हैं पूरी तरीके से। आपके ऑर्गन अफेक्ट हो जाएंगे, कोई ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो ये सारा क्या है, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो अगर हो सकता है, मैंने कोशिश की है आप लोगों को ढंग से इसको बताऊं, क्लियर करूं क्यों ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ। अब इसमें क्या हो रहा है आपका, यही सारी चीजें हैं। एप्स्टीन वायरस आता है, हर एक हर्पीज फैमिली का एक वायरस होता है आपका। ये क्या है, सोया हुआ है बॉडी में, कह रहे हैं ना अभी, डेड सेल होते हैं ये, डेड सेल होते हैं बॉडी के अंदर, छिपा रहता है। और अगर इसकी गलत पहचान बॉडी ने कर ली तो बॉडी इसके ऊपर ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और एचपी एक्सिस बर्बाद कैसे होती है? एचपी एक्सिस बर्बाद होती है कि अब जो उसकी माइलिन सीध है उसे तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। जो उसका कवच है, हमारी इम्यून सिस्टम उसी के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ना स्टार्ट कर देता है। माइलिन सीध के ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, माइलिन सीध जस्ट लाइक वायर के ऊपर जो कोटिंग होती है ना हमारी, इसी टाइप से हमारी एचपी एक्सिस के ऊपर भी कोटिंग होती है। उस कोटिंग को तोड़ना स्टार्ट करता है। जब वो तोड़ता है तो गलत मैसेज भेजना स्टार्ट कर देती है एचपी एक्सिस। गलत मैसेज आ रहे हैं, जिसको बचाना था उसको मार रहे हैं, जिसको मारना था उसको बचाना स्टार्ट कर दिया। ये बड़ा एक रीजन बनता है। और हम चले जाते हैं आपके
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें बोलते हैं हम सिस्टेमेटिक लूपस। सिस्टेमेटिक लूपस में क्या होता है, आपका जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होते हैं उनका सबसे पहले स्किन के ऊपर दिक्कत आती है। स्किन जोड़ या इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो खराब होना स्टार्ट कर देते हैं, हिस्सों के कई हिस्सों पे लगातार हमला होता है, इसको बोलते हैं लूपस। ठीक है। या फिर कुछ और भी आता है, इसका सिरोसिस होता है। में सिरोसिस में क्या हो रहा है, आपका स्किन हमारी चेंज होती है एवरी 28 to 30, 30 दिन के बाद में हमारे स्किन के सेल सबसे पहले चेंज होते हैं। लाइक जैसे कहते हैं ना, सांप की काचली उतर जाना, पुराने सेल खत्म हो जाते हैं और नए सेल आपके ग्रोथ कर जाते हैं। लेकिन जब आप ऑटो इम्यून में चले जाते हैं 3 से 5 दिन में बनने लगते हैं, ओवर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। और ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर रेसिस आते हैं, ऐसे ऐसे दाग दिखाई देते हैं, पूरी बॉडी रेसिस 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 आ जाएंगे पूरी बॉडी पे। जो काम 28 से 30 दिन में करना था वो 3 से 5 दिन में करने लगी, ओवर प्रोडक्शन हमारा होने लगा। इसके बाद होता है आपका हाशिमोटो थायराइडिटिस। इसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड जो है आपकी ऑटो इम्यून बीमारी में चली जाती है, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं इसमें। टीएसएच की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। कई बार ग्लैंड को निकालना भी पड़ता है डॉक्टर को अगर सीवियर कंडीशन में चली जाती है। टाइप 1 डायबिटीज में आप चले जाएंगे। टाइप 1 डायबिटीज का जानते ही हैं, आपका इंसुलिन भी है, लेकिन मेम्ब्रेन ने अब मुंह खोलना बंद कर दिया, वो समझ ही नहीं पा रही है कि इस ग्लूकोज को अंदर लेना भी है कि नहीं लेना है। वो आपके जो क्या बोलते हैं, क्या पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जब इंसुलिन को सिक्रेशन करते हैं, उस सिक्रेशन की बात को उसको बात को भी मानने से मना कर देता है। उसके बाद होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो मैं बोल रहा हूँ, एचपी एक्सिस की जो माइलिन सीध है उसकी धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर देती है और वो गलत सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देती है। और इसके अलावा सिलिक रोग जो आंतों का है, ग्लूटन की एलर्जी हो जाएगी आपको, ग्लूटन गेहूं से, चावल से, जौ से, राई से, ऐसी चीजों से आपको दिक्कत होना स्टार्ट कर देंगे। ग्लूटन एलर्जी भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारी होती हैं, इनको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं कि ये बीमारियां होगी हैं। बट बहुत सारी चीज़ों में हम इनको रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है आपका, लाइक अत्यधिक स्ट्रेस फटीग जब होता है आपका, तो ऊपर चीज़ें कम दिखती हैं, लक्षण ऊपर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाते। डॉक्टर ध्यान आकर्षित करने के लिए वास्तविक समस्या केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखती है, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। 98% लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, ऑटो इम्यून वाले। और 59 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अंदर से कमजोर हो चुके होते हैं, उनके ऑर्गन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। बाहर से कवर तो ठीक दिख रहा है, कवच तो ठीक दिख रहा है, देख भी रहे होंगे, ऊपर बहुत थोड़ा सा फर्क दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सारा शरीर खत्म होना स्टार्ट कर देता है। अब इस ट्रिगर को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं? हम ट्रिगर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। आप अपने डीएनए को नहीं बदल सकते, अतीत के में जो वायरस है उनको नहीं बदल सकते, जो आए थे आएंगे ही। लेकिन हम अपने आंतरिक वातावरण को, इंटरनल माहौल को सही पोषण और जीवन शैली से संतुलित कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सबसे ज्यादा बर्बाद किसने किया, एचपी एक्सिस। और एचपी एक्सिस को क्या करना है, उसको रिलैक्स करना है। जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ है उसको शांत करना है। वो शांत हो जाएगा तो सारी चीजें हमारी ठीक होना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पे खाना, लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करेगा। मैं नहीं कह रहा कि उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो दम हमारे अंदर होना चाहिए, कितना दम हमारे अंदर है उसे रिवर्स करने का। तो साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजें काम करती हैं, साथ साथ फूड भी बहुत सारा हमारे साथ काम करता है। तो बेसिकली उद्देश्य क्या है हमारा, नीचे लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं। हमें एचपी एक्सिस को शांत करना है, इन्फ्लेमेशन को कम करना है जो बॉडी के अंदर आ चुका है, और इम्यून सिस्टम को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। जब इम्यून सिस्टम सही काम करने लगेगा, वो आइडेंटिफाई करने लगेगा चीजों को, कौन गलत है कौन सही है, किसको मारना है किसको छोड़ना है, ऑटोमेटिक आप इम्यून सिस्टम से बाहर आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा काम करना है, और इसमें हमें बहुत सारी चीजें सपोर्ट करेंगी। सबसे पहले तो हमारा खाना ही हमें सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, 3 सिपाही हैं जो आपको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उसमें ओमेगा 3, विटामिन डी एंड फाइबर। ये आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगा, क्योंकि गट हेल्थ खराब हुई है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। विटामिन डी जो आपकी भटकी हुई इम्यून सिस्टम है उसको सही डायरेक्शन में लाने में भी सपोर्ट करता है, और इन्फ्लामेशन को कम करने में आपको काम करता है, आपका जो आग बुझाने का काम करता है ना,
जो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेशन जनरेट किए जा रहा है, जोड़ों की दर्द को गहराई से कम करने में आपको ओमेगा 3 काम करेगा। ये है जो आपको खाने को की चीज़ों को सही करना है। मैं पहले फूड की बात करूँगा, लाइफस्टाइल पे बहुत कुछ है, उसमें बात करूँगा। देन हम जो यूज़ करते हैं अपना फ़ॉर्मूला 1, उसके अंदर प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और ऊर्जा का वो पावर हाउस भी है, तो ये कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करता है आपके खाने को सही करने में। जब आपका खाना सही होता है, तो ओमेगा फैटी एसिड में ईपी, डीएचएस पे हम बात करते हैं, ये फ्यूल मैजिक में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसको डिसऑर्डर है, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की जकड़न है, इन्हें कम करने में एंड हार्ट इश्यूज़ जो लंबे समय तक क्रोनिक स्ट्रेस और बीमारियाँ हैं, उनको कम करने में आपको सपोर्ट करता है। इसके अलावा हम फ़ॉर्मूला 2 यूज़ करते हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन डी हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे भी हमें यहाँ पे सपोर्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में, उसे स्ट्रॉन्ग करने में, उसको सही डायरेक्शन देने में। इसके अलावा यहाँ पे आता है दूसरा बड़ा काम, एचपी एक्सिस को अगर शांत करना है, खाना अपना काम करेगा, न्यूट्रिशन अपना काम करेगा, जो चीज़ें सिस्टम को चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमें हल्का-सा व्यायाम, टहलना और स्ट्रेचिंग करनी होती है। इसके अलावा तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, योग, ध्यान या गहरी साँसों का अभ्यास, ये करेगा आपके एचपीए एक्सिस को शांत, जिससे शरीर कहाँ जाएगा, फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आएगा। कार्टिसोल हार्मोन को रिलैक्स करने का काम भी करेगा। अगर इतना काम हमने कर लिया, और ये एक दिन में नहीं होगा। ऑटो इम्यून, कभी आप सोचते हो कि ठीक है आज सर ने बता दिया कल से शुरू, परसों ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। महीनों लगेंगे, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकते हैं। 100% भी बाहर आ सकते हैं, 50% भी रिलैक्स मिल सकता है, 70% भी मिल सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ, उसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, जो भी इन बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रॉपर्ली उसको ध्यान से सुनना है और उसको अगर आप करने लगेंगे, डेली करना है, कम से कम आधा घंटा डेली अपने आप को देना है। तो सबसे पहला काम आता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस किसको बोलते हैं? अवेयरनेस मीन्स दिमाग में विचार नहीं लाने, जो काम कर रहे हैं उसको वैसा ही देखना है, जिसको बोलते हैं हम साक्षी भाव से। खाना खा रहे हैं तो ध्यान खाने पर ही होगा। खाना मुंह में गया, कैसा स्वाद आ रहा है, पहले नमकीन लगता है, चबाते रहते हैं, फिर मीठापन आने लगता है और उसके बाद वो चला जाता है। हो क्या रहा है? खाना अंदर जा रहा है, दिमाग कहीं हो रही है, तो ऑटो इम्यून सही नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। एट ए टाइम, हर एक टाइम आपको सजग रहना है अपने शरीर के प्रति। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग फिर दूसरी जगह पे नहीं जा सकता। मैं चल रहा हूँ, मेरे पैरों में क्या लग रहा है, कैसा कंफर्ट हो रहा है, कहीं मुझे कुछ चुभन हो रही है, हाँ मुझे चुभन हो रही है, हर एक चीज को अवेयरनेस के साथ आपको देखना, हर एक चीज पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका दिमाग जो फालतू की चीजों को सोचे बैठा है, जिस डर में आप जी रहे हैं, उस डर से बाहर लाने में अवेयरनेस आपको काम करेगी। आप कुछ देर के लिए आप क्या करेंगे, उस डर से बाहर आएंगे, और जैसे डर से बाहर आएंगे, आपका एचपी एक्सिस, कार्टिसोल ऑटोमेटिक रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? खा रहे हैं तो भी वहीं जा रहा है दिमाग, चल रहे हैं तो भी दिमाग, सर वॉक भी कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, वॉक भी कर रहे हैं तो दिमाग तो वहीं है ना, दिमाग वॉक पे कहाँ है? सुबह उठ रहे हैं, ठंडी हवा महसूस हो रही है, लग रही है फेस पे, कहाँ महसूस की हमने? हम घास पे नंगे पैर चले हैं, उस पर ठंडक लगी है, बजरी चुभी है, कुछ लगा है, वो कहाँ महसूस किया आपने? वो तो महसूस ही नहीं किया। आप तो सीधे वहीं हैं जहाँ पे जो आपको चीजें दुख दे रही है, पेन दे रही है, डरा रही हैं, आपका पूरा फोकस वहीं पे है, तो वो एचपी एक्सिस कभी शांत हुई ही नहीं है। जो एक्सरसाइज आपने करी उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट ही नहीं हुए आप। आपने जब योगा किया है, कल ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने महसूस किया है, सर ने कुछ परसों एक्सरसाइज कराई थी, जब एक्सरसाइज करें, कपालभाति कर रहे हैं, अगर पेट में दर्द महसूस नहीं हो रहा तो कहाँ करी एक्सरसाइज हमने? अगर थकान नहीं लग रही है तो हमने एक्सरसाइज नहीं की, तो इसको बोलते हैं अवेयरनेस। एक एक एक्टिविटी पे आपकी नज़र आपकी खुद की होनी चाहिए, आपका दिमाग उसी एक्टिविटी पे रहेगा, ये आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसा मुझे लग रहा है,
तो जब आप उसको करने पर लगेंगे तो आपका जो इन्फ्लामेशन है वो भी कम होगा, कार्टिसोल भी रिलैक्स होगा और एचपी एक्सिस भी आपकी सही होगी। बस करना क्या है, जो कर रहे हैं वो ध्यान से करना है। कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान उसी काम पे आपका होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रज्ञा जगाना। नहीं हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है तो विपासना चले जाना, वहां पे ये काम होता है और कुछ नहीं होता। वहां पे आपको अवेयरनेस सिखाई जाती है, जिस काम को जब कर रहे हैं, चल रहे हैं तो, खा रहे हैं तो, लेट रहे हैं तो, सो रहे हैं तो, सांस ले रहे हैं तो, हमेशा ध्यान उसी काम पे होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको कहाँ लेके जाएगी? आपके दिमाग को यहाँ लेके आएगी, फालतू की चीजों से आपको हटा देगी। सेकंड काम करना है हमें इंटेंशन। कुछ काम हमें इंटेंशनली करने हैं, जिसको हम बोलते हैं कई बार इंटेंशनली में क्या करना है आपका। कोटेक्स भगवान ने, पता है, सारी चीजें बहुत बढ़िया दी हैं। 40% दिमाग दिया है हमें जो सारे काम अच्छे और पॉजिटिविटी में रखता है। और एक कितना सा आइटम दिया है जिसको बोलते हैं अमिगडाला, राजमे की बगल जैसा है वो, राजमे की जैसा इधर होता है कान के ऊपर कहीं इधर या इधर में, याद नहीं है। वो आदमी आपको स्ट्रेस देता है, डराता है, फियर देता है। और दुनिया की मैं लग रहा है 80-90% पॉपुलेशन केवल उसी के इंस्ट्रक्शन पे चल रही है। और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की जो पूरा माथा है ना, जिसे हम कहते हैं कि माथे की लकीरें देख के पता लग जाती है, ये सारा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। ये आपको जिंदगी में आगे लेके जाता है। इस दिमाग से हमें सोचना है, इसे एक्टिव करना है, उसको हटाना है। तो जैसे ये एक्टिव होता है तो एमिगडाला आपका नीचे चला जाएगा, डर की जो फीलिंग है वो आपकी स्लो हो जाएंगी। इस माथे का काम करना है। और ये किससे करना है हमें? ये करना है इंटेंशनली, सही चीजें, सही वर्ड, सही बातों का इस्तेमाल करके। मैं हमेशा बोलता हूँ, निगेटिव दर्द हो रहा है, हो ही रहा है ना, दर्द को देख लो ना बस। अवेयरनेस आ गई ना। अब लोग बहुत सारे बोलते हैं सर दर्द हो रहा है, हाँ देख लो। लेकिन उसका पूरा दिन गाना नहीं है, उसका गाना नहीं गाना पूरा दिन, ना दर्द 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 बोलना है कि हाँ ठीक हो रहा है। बोला सर महसूस तो दर्द हो रहा है, ये होता है। इसलिए मैं बोल भी देता हूँ वहां चले जाओ, वहां हमें कुछ महसूस हो रहा होगा, कुछ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा होगा, कुछ कुछ दिक्कत आ रही होगी उस जॉइंट में, कुछ तो फीलिंग आ रही होगी। उसको देख लो एक बार, देखने के बाद थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तो फटाफट वहां नहीं रहना है, फिर इसके ऊपर फोकस लाना है कि हाँ मेरी इम्यून सिस्टम बूस्ट कर रहा है, मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, मेरा जॉइंट ठीक हो रहा है, मेरा थायराइड ठीक हो रहा है, मेरा एनर्जी लेवल ठीक हो रहा है। इसको बोलते हैं इंटेंशनली चीजों को करना। ताकि यहाँ से दिमाग हटेगा जो परेशान कर रहा है आपको, बहुत छोटा सा आइटम, और इस पूरे के पूरा जो इतना बड़ा दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है दिमाग में, इसके आपका फोकस आएगा, फिर सारी चीजें आपकी इंटेंशनली सही होना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हील होगी, आपको सही सोचने पे लगेगी, एंड अच्छा महसूस करेंगे आप, और इम्यून सिस्टम आपका प्रोटेक्टिव महसूस करेगा। अब वो डरेगा नहीं, क्योंकि डरा नहीं रहे आप उसको सही बात बोल के उसको रिलैक्स कर रहे हैं। तीसरा जो काम करते हैं वो होता है हमारा प्राण। प्राण, आत्मा, परमात्मा, या सांसें, या जो जीवन है, इसी को हम बोलते हैं प्राण। इस प्राण के ऊपर आपने क्या करना है, प्राण एक ब्रिज बनाता है, किसमें? ब्रीथिंग और इम्यून सिस्टम के बीच में एक जो ब्रिज बनाता है वो बनाते हैं हमारे प्राण। इन प्राणों को कैसे करना है? इसको लाइफ फोर्स बोलते हैं, जिसको जीवन बोलते हैं। ये निकल के तो प्राण पखेरु कहते हैं ना, उड़ के। तो यही लाइफ है, यही वो एनर्जी है जो सब चीजों को बैलेंस करती है। तो उस प्राण के बीच में एक ब्रिज बनाना है। वो ब्रिज किससे बनता है? ब्रीथिंग से। सांसें लेना स्टार्ट करिए। बोला सर सांस तो चल रही है, सांस तो चल रही है, आपको पता ही नहीं है आ भी रही है और कब चली गई। तो यहाँ पे 10 मिनट बैठिए, गहरी सांस लेनी है, खूब गहरी सांस लीजिए, और मुंह को बहुत थोड़ा सा खोलना है, स्ट्रो स्ट्रो ब्रीथिंग बोलते हैं इसको। स्ट्रो ब्रीथिंग में बहुत हल्का सा मुंह खोलना है, उस मुंह खोल के उस सांस को बाहर निकालना है लंबे टाइम तक खींच के। और ये 15 से 20 मिनट करना है। मुंह जितना छोटा खुलेगा उतनी लंबी सांस आप छोड़ पाएंगे, और इसको बार बार करना है। ये कनेक्शन बनाएगा आपकी इम्यूनिटी में, और ब्रीथिंग आपका इम्यून सिस्टम रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा। राइट, फ्लूट की तरह बहुत छोटा उसमें। इसके अलावा जो सेल का मेम्ब्रेन है
वो भी यहाँ पे रिलैक्स करेगा, वो सही इन्फॉर्मेशन को अब गैदरिंग करना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं, आपका जो डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं यहाँ पे, इम्यून सिस्टम को आपके हील करने में सपोर्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की भी थेरेपी होती है। ऑक्सीजन जहाँ पे जाती है तो ऑक्सीजन के इनहेल को हमें बढ़ाना है। 10 मिनट करिए आप ब्राह्मी। ब्राह्मी जानते हैं ना, की जो आवाज आती है, इंटरनल सारे ऑर्गन्स को हिला के रख देगी, इंटरनल पीस देगी, रिलैक्स करती है। तो 10 मिनट हम उसको कर सकते हैं, की आवाज जो निकालते हैं हम लोग। एंड उसके बाद करनी है डायफ्राम। डायफ्राम ब्रीथिंग, सभी को एक दिन ब्रीथिंग की सर ने एक्सरसाइज कराई थी। डायफ्राम में क्या करते हैं हम लोग, सांस गहरी लेते हैं, बड़ी सांस गहरी गहरी तेजी के साथ, ठीक है ना, गहरी गहरी लंबी लंबी सांस लेनी है। पहले स्लो ब्रीथिंग में स्ट्रो से हल्की छोड़नी है, लेकिन डीप ब्रीथिंग में गहरी सांस लेनी है, तुरंत छोड़नी है, गहरी सांस लेनी है, तुरंत छोड़नी है। ये आपको सपोर्ट करेगा। और चौथा जो काम करना है लास्ट, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की पावरफुल चीज है। ये जो ब्रेन के रिसेप्टर्स, इनके ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है, उस सिग्नल को सही करने में काम करता है विजुअलाइजेशन। इम्यून सेल जितने भी हैं उनको रेस्पॉन्ड करना फिर से। जो इसमें हमारे होते हैं वो टी सेल एक्टिव होते हैं आपके। रेग सेल, टी सेल का काम क्या करते हैं, वो आपको इंक्रीज करता है मेमोरी को, पुरानी मेमोरी को हटा के नई मेमोरी को स्टोर करने होता है। तो विजुअलाइजेशन में क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं और हमें उन चीज़ों को महसूस करना होता है जो हम चाहते हैं। अगर आप ठीक होना चाहें तो विजुअलाइजेशन में अपने ज्वाइंटों को ठीक होता हुआ देखिए। तो वो ठीक हुए हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, किस पहाड़ पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन मीन्स जो आप चाहते हैं वो आपकी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं उनके साथ। वहाँ ये नहीं कहना विजुअलाइजेशन हाय रे मर गया, ये तो दर्द ही नहीं जा रहा है, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो उस चीज़ को। वहाँ पे सीधा है, अब आपने ये मानना है कि ठीक हो, मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि विजुअल ठीक हो जाएगा। ठीक होके करोगे क्या, करना क्या है, तो वो ठीक हेलो। नहीं होंगे। में ठीक नहीं हो सकते। गोल बनाओ भाई, ठीक हो हाँ जाएंगे। मैं दोस्त। वॉक करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं पहाड़ चढ़ूंगा, मैं कहीं ट्रैकिंग करने हेलो। जाऊंगा। ये होता है हमारा प्रॉपर विजुअलाइजेशन कि हाँ हम किसी चीज को हेलो। चाहते हैं और वो ठीक हो जाए तो मैं ये करूंगा। अब कह रहे हैं ना बहुत सारे लोग, बोला यार मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो भाई, तो जिसको ये पता है कि करना क्या है वो तो बन जाता है, जिसे ये नहीं पता करना क्या है वो नहीं बनता। तो ये पावर होती है हमारी विजुअलाइजेशन की, और ये आपको क्या करती है, बॉडी का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है विजुअलाइजेशन की। नहीं, ये शरीर अब ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा। ये इम्यून सिस्टम डैमेज नहीं करेगा, अब ये प्रोटेक्ट करेगा। अब ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। बॉडी से इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर को कम करेगा, बॉडी की हील एक्सीलेशन को बढ़ा देगा। आपकी बॉडी अब प्रोटेक्ट बढ़िया फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, ये रोज करना होगा। 2-4 महीने 5 महीने करेंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के देखे हैं, मेरे घर में भी एक है। और जब मैंने इस चीज़ को जानता पहले भी था, जितनी नॉलेज हमारे पास थी, मैंने फिर इसको और डिटेल में गया, इसके पीछे गया, मैं कहा ऐसा क्यों है कि लाइलाज है। लाइलाज इसलिए है क्योंकि मेमोरी स्टोर कर चुके हैं आप। मेमोरी ऐसी स्टोर कर रखी है सेल के अंदर कि उसको डैमेज ही करना है, उसको रिफ्रेम करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑटो इम्यून से अगर बाहर आना है तो वही आदमी आ सकता है जिसको है। ना घर का, ना परिवार का, ना माँ, ना बाप, ना कोच, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, केवल गाइड कर पाएंगे, बता पाएंगे। बाकी चीज़ों को सही करना वो उसी आदमी के हाथ में जो ऑटो इम्यून में पड़ा हुआ है, वही ठीक कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच, मेरा सेशन आज यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोग जैसे बैठे होंगे वैसे तो नहीं रहे होंगे, अगर सुना होगा, अगर नहीं